नमस्कार। आज की सुबह देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उम्मीद की एक सुनहरी किरण लेकर आई है। यह एक ऐसा दिन है जिसे आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। आज हम आपके लिए केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक महाखुशखबरी का पूरा पिटारा लेकर आए हैं। यह उन घोषणाओं का ब्यौरा है जिनका इंतजार देश का हर सरकारी मुलाजिम और सेवानिवृत्त नागरिक धड़कते दिलों के साथ कर रहा था। हमारे अत्यंत विश्वसनीय और उच्च स्तरीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दो ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है जो उनकी वित्तीय दुनिया में एक सकारात्मक भूचाल लाने की क्षमता रखते हैं। यह फैसले सिर्फ आपके बैंक खाते में आने वाले कुछ अतिरिक्त रुपयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है जिसके आप हकदार हैं। विशेषकर इस दौर में जब महंगाई एक दैत्य की तरह आम आदमी की कमाई को निगल रही है। सबसे पहले आइए उस खबर की बात करते हैं जिसका सीधा संबंध आपकी मासिक तनख्वाह और पेंशन से है। वह खबर जो हर महीने आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में एक बड़ी छलांग को मंजूरी दे दी है। यह कोई मामूली वृद्धि नहीं है, बल्कि पूरे 4% की एक शानदार बढ़ोतरी है। इस 4% के इजाफे के साथ ही कुल महंगाई भत्ता अब 50% के उस जादुई और ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। यह 50% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक वित्तीय और मनोवैज्ञानिक मील का पत्थर है। इस एक फैसले ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्साह और खुशी की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ा दी है। सरकार के इस कदम को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर भी मिलेगा। इस बढ़ी हुई दर का भुगतान इसी अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन के साथ शुरू होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस फैसले का आपकी जेब पर कितना और कैसे असर पड़ेगा, यह समझना महत्वपूर्ण है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर आपके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और ग्रेड पे पर निर्भर करेगी। आपकी सैलरी में एक सीधी और ठोस वृद्धि देखने को मिलेगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में मासिक तौर पर 800 तक का सीधा इजाफा हो सकता है। यह लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका उतना ही बड़ा और सकारात्मक प्रभाव देश के लाखों पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा, जिन्हें महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में यह लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी, जो उन्हें इस उम्र में बढ़ते हुए खर्चों, विशेषकर आसमान छूते चिकित्सा व्यय को संभालने में एक बड़ी ताकत प्रदान करेगी। चलिए इस गणित को एक सरल और सहज उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि हर कोई इसके प्रभाव को महसूस कर सके। कल्पना कीजिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन Rs 35,000 प्रतिमाह है। अब तक उन्हें 46% डीए के हिसाब से Rs 16,100 महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहे थे। लेकिन अब जब डीए की दर बढ़कर 50% हो गई है तो उन्हें उसी Rs 35,000 के मूल वेतन पर Rs 17,500 मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मासिक वेतन में शुद्ध रूप से Rs 1400 की वृद्धि होगी। यह तो बस एक शुरुआती स्तर का उदाहरण है। जिन वरिष्ठ कर्मचारियों और अधिकारियों का ग्रेड पे और मूल वेतन इससे कहीं अधिक है, उनके वेतन में यह वृद्धि कई गुना ज्यादा होगी। कुछ मामलों में तो यह Rs 500 के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 50% डीए का मतलब सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं है, यह अपने साथ कई और सकारात्मक बदलावों की पूरी श्रृंखला लेकर आया है। यह एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो कर्मचारी के पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को नए सिरे से परिभाषित करता है। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार जब भी महंगाई भत्ता 50% के स्तर को छूता है तो इसे शून्य कर दिया जाता है और इसकी पूरी राशि को कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में विलय कर दिया जाता है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण भत्तों जैसे कि मकान किराया भत्ता, HRI, परिवहन भत्ता, टीए और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की गणना के तरीके में भी एक बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होता है,
जिससे कर्मचारियों को और भी अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। यह फैसला उस समय आया है जब देश में खुदरा महंगाई अपने चरम पर है और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उनके आत्मबल और कार्य के प्रति उनके समर्पण को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अब रुख करते हैं उस दूसरी महाखबर की ओर, जिसका देश के 7 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी दशकों से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो कई बार निराशा में भी बदला, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यह खबर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि से। वर्षों से देश भर के पेंशन भोगी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा RS 1000 से बढ़ाकर कम से कम RS 7500 किया जाए और साथ ही उस पर महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाए। उनकी यह मांग हर दृष्टिकोण से जायज है, क्योंकि आज के समय में मिलने वाली RS 8000 की मामूली पेंशन राशि इस कमर तोड़ महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। यह एक तरह से बुजुर्गों के आत्मसम्मान के साथ एक क्रूर मजाक है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बुजुर्ग पेंशन भोगियों का दशकों लंबा तप और संघर्ष अपने सुखद अंजाम तक पहुंचने वाला है। हमारे उच्च पदस्थ और विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी छन कर आ रही है, उसके अनुसार सरकार EPS 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में एक क्रांतिकारी संशोधन करने पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इस अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर कई दौर की गहन चर्चा हो चुकी है और एक विस्तृत मंथन अंतिम चरण में है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि सरकार बहुत जल्द इस पर अपना अंतिम निर्णय ले सकती है और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे 700 करने की ऐतिहासिक घोषणा कर सकती है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो देश के उन लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन में एक नया सवेरा लाएगा, जो अपनी वृद्धावस्था में गंभीर आर्थिक तंगी और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। RS 500 की न्यूनतम पेंशन उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी और वे अपनी छोटी बड़ी जरूरतों, विशेषकर दवाइयों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। इस मांग को मनवाने के लिए पेंशन भोगी संगठनों ने कई वर्षों तक एक अथक और लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने देश की राजधानी से लेकर हर छोटे बड़े शहर में धरने दिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और हर मंच पर सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद किया। अब जाकर उनकी यह मेहनत और तपस्या रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने भी इस बात की गंभीरता को महसूस किया है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है और इसमें मानवीय आधार पर तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। इस संभावित ऐतिहासिक बढ़ोतरी के पीछे एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी है। EPS 95 योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर लगातार सुनवाई चल रही है। अपनी पिछली सुनवाइयों में माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कड़े शब्दों में यह निर्देश दिया था कि वे पेंशन भोगियों की जायज शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। कोर्ट का यह भी स्पष्ट मानना है कि न्यूनतम पेंशन की राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से बहुत ही कम है और यह उन पेंशन भोगियों के साथ घोर अन्याय है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। ऐसे में सरकार पर भी यह एक नैतिक और संवैधानिक दबाव है कि वह कोर्ट के निर्देशों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कोई ठोस और सकारात्मक कदम उठाए। यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को RS से 500 करने का फैसला लेती है, तो यह न केवल लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, बल्कि यह सरकार की एक संवेदनशील, मानवीय और कर्मचारी हितैषी छवि को भी पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेगा। 50% DA के गहरे मायने हैं। क्या यह 8वें वेतन आयोग की आहट है? जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया, महंगाई भत्ते का 50% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना महज एक आंकड़ा नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कर्मचारी के संपूर्ण वेतन ढांचे में बड़े और दूरगामी बदलावों का स्पष्ट संकेत देती है। नियमों के अनुसार जब भी DA 50% तक पहुंचता है तो इसे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारियों का मूल वेतन ही बढ़ जाता है।
जिसका सीधा और सकारात्मक असर उनके पूरे सेवा काल और भविष्य पर पड़ता है। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उस पर आधारित अन्य लाभ जैसे कि भविष्य निधि पीएफ और ग्रेच्युटी में भी स्वतः ही एक बड़ी बढ़ोतरी होती है। आपके पीएफ खाते में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान आपके मूल वेतन पर ही आधारित होता है। इसीलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ का फंड भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और सेवानिवृत्ति के समय आपके हाथ में एक बड़ी राशि आएगी। इसी तरह ग्रेच्युटी की गणना भी अंतिम बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जिसका सीधा लाभ आपको रिटायरमेंट के समय एक मूर्त राशि के रूप में मिलता है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जैसे महत्वपूर्ण भत्तों में भी संशोधन की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। जब डीए 50% के आंकड़े को पार कर जाता है तो नियमों के अनुसार एचआरए में भी 3% तक की बढ़ोतरी की जाती है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अतिरिक्त लाभ होता है जो बड़े शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं। लेकिन 50% डीए का सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी संकेत है 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रबल संभावना का बनना। आमतौर पर यह एक स्थापित परंपरा रही है कि जब डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है तो सरकार पर एक नए वेतन आयोग के गठन का दबाव काफी बढ़ जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतनमान को मौजूदा महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य की जरूरतों के अनुसार व्यापक रूप से संशोधित किया जा सके। कर्मचारी संगठन बहुत लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। उनका यह तर्क है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं और कर्मचारियों को महंगाई के दुष्चक्र से स्थायी राहत दिलाने के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो गया है। अब जबकि डीए 50% पर पहुंच गया है तो यह मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ेगी। सरकार के लिए भी यह एक गंभीर विचारणीय विषय बन जाता है कि वह बेसिक पे स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से पुनर्विचार करें। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने और अन्य भत्तों की पुनर्रचना की प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संभावना अत्यंत प्रबल हो जाती है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस पूरे प्रकरण में, विशेषकर पेंशन भोगियों के हक में, एक मजबूत स्तंभ की तरह रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हमेशा से ही पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा की है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर निर्देशित किया है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं उन पर नियमित सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणियों में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण पेंशन देना सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे एक व्यक्ति का अकेले भी गुजारा करना लगभग असंभव है। कोर्ट का यह स्पष्ट मानना है कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से पूरी तरह से अपर्याप्त है। यदि कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई ठोस और अंतिम निर्णय आता है तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर और भी बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सरकार भी कोर्ट के कड़े रुख को अनदेखा नहीं कर सकती और उसे सुधार की दिशा में कदम उठाने ही होंगे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार अब न्यूनतम पेंशन को Rs करने पर इतनी गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के इन संभावित फैसलों की खबर सामने आने के बाद से ही देश भर के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में जश्न और खुशी का माहौल है। उन्होंने इस संभावित फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है और इसे सरकार का एक अत्यंत सकारात्मक और समय पर उठाया गया कदम बताया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से एक बड़ी मददगार साबित होगी, विशेष रूप से वे सेवानिवृत्त कर्मी जो अपने मेडिकल खर्चों और घरेलू आवश्यकताओं के भारी बोझ तले दबे हुए थे, अब थोड़ी राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह फैसले कर्मचारी और पेंशनर्स समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत के रूप में देखे जा रहे हैं। यह उनके दशकों लंबे संघर्ष, धैर्य और एकता का सुखद परिणाम है। आज की यह खबर निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
यह न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी अधिक सुरक्षित और उज्ज्वल बनाएगी। डीए में 4% की बढ़ोतरी और ईपीएस 95 पेंशन में संभावित क्रांतिकारी संशोधन, यह दोनों ही फैसले अपने आप में ऐतिहासिक हैं और इनके बहुत ही दूरगामी और सकारात्मक परिणाम होंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इन घोषणाओं को आधिकारिक रूप से लागू करेगी, ताकि इसका वास्तविक लाभ जल्द से जल्द देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंच सके। कृपया ध्यान दें कि यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई समस्त जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों, समाचार स्रोतों और संभावित सरकारी फैसलों के विश्लेषण पर आधारित है। वास्तविक स्थिति और आंकड़े अंतिम सरकारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बदल सकते हैं। यह लेख किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या आधिकारिक सलाह का दावा नहीं करता है। किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या ईपीएफओ के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। यह एक समाचार विश्लेषण है, न कि कोई आधिकारिक सरकारी बयान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। धन्यवाद।